संस्कृताय नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम करेंगे 2023 का हमारा जो एग्ज़ाम हुआ था वो देखेंगे हम, क्योंकि आप सभी जानते हैं हमारी PYQ की सीरीज़ चल रही है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज से पहले 2018 से लेकर के 2023 तक के लगभग सभी हमारे जो है 23 का जैसे मैं आज करवा रही हूँ, तो सभी के सभी मैंने 2018 से जितने भी PYQ आया, चाहे वो TGT का हो चाहे वो PGT का हो, सभी करवा दिया है। और आपको सभी देखने हैं, चाहे आप TGT की तैयारी कर रहे हो तब भी आपको वो, चाहे वो PGT वाला हो या TGT, दोनों ही PYQ देखने हैं। क्योंकि हरियाणा में जो हमारा एग्ज़ाम होता है उनका जो पैटर्न है या लेवल है समान ही होता है, कुछ अलग नहीं होता। इसलिए अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है तो आप अच्छे से दोनों के दोनों देख लीजिएगा। लगभग हमारे 12 से 13 जो है PYQ अभी तक हो चुके हैं। तो यहाँ पर चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का 2023 का पेपर। अध्यवसायस्य सिद्धत्वे को अलंकार है। तो यहाँ पर अध्यवसायस्य सिद्धत्वे, इसकी सिद्धि के लिए यहाँ पर अलंकार कौन सा है ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा अतिशोक्ति। क्या हो जाएगा? अतिशोक्ति ही। अब आप सोचोगे कि मैम अध्यवसाय क्या होता है, और बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जिन्होंने अध्यवसाय से रिलेटेड शायद ब्रह्म सूत्र में कुछ पढ़ा होगा, ब्रह्म सूत्र। तो वो आपको यहाँ पर अध्यवसाय नहीं सोचना है। मेरे दिमाग में भी सर्वप्रथम यही आया था क्योंकि मैंने ब्रह्म सूत्र पढ़ा था, तो ये नहीं है। तो इसलिए आपको ऐसा सोच कर कि ये मत समझना कि मैम उसमें तो अलंकार से रिलेटेड कुछ मेंशन नहीं है। यहाँ पर अध्यवसायस्य सिद्धत्वे, ये अतिशोक्ति अलंकार का हमारा लक्षण है। तो मैंने ये अलंकार अच्छे से करवाए हैं। जो एस्टेट का हमारा सिलेबस है वो कंप्लीट सिलेबस आपको प्रोवाइड किया गया है। एस्टेट का कंप्लीट सिलेबस, चाहे वो TGT का हो या फिर PGT का, तो आप वो कंप्लीट देख सकते हैं। अभी भी बहुत टाइम बाकी है अगर आप एस्टेट की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो, बाकी आपकी मर्जी है। चलो क्वेश्चन नंबर 92। मनोलहरी इत्यस्य लेखकः अस्ति। मनोलहरी, इसके लेखक कौन है? तो ये हमारे जो मनोलहरी है इसके लेखक है भट्ट मथुरा नाथ शास्त्री जी। कौन है भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जी? तो ये हमारे कलानाथ शास्त्री जी के पिता है। और ये कहाँ से है? जयपुर से। जयपुर कहाँ पर है? राजस्थान में। तो जयपुर को तो मुझे लगता है सभी जानते ही होंगे, ये राजस्थान से है जयपुर। आधुनिक कवि जितने भी हमारे हुए हैं वो लगभग हमारे जयपुर से ही है, राजस्थान से। और जो हमारे शास्त्रीय कवि है, जो शास्त्रीय मीन्स की जिन्होंने शास्त्र ग्रंथ की रचना की है, वो लगभग हमारे कहाँ से? कश्मीर से। कहाँ से? कश्मीर से। तो ये आपको देखने को, अगर जैसे हमसे पूछ लिया गया कि आनंदवर्धन कहाँ से बिलोंग करते थे, तो आनंदवर्धन आचार्य कश्मीर से थे, क्योंकि वो एक शास्त्र ग्रंथ रचने वाले थे। इसी प्रकार से अगर मम्मट आचार्य के बारे में पूछा जाए, विश्वनाथ जी के बारे में पूछा जाए, तो ये हमारा कश्मीर हो जाएगा। लेकिन जैसे कलानाथ शास्त्री के बारे में पूछ लिया, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री के, प्रभाकर शास्त्री के, तो ये हमें सभी हमारे जो कहाँ से हुए हैं? जयपुर, राजस्थान से। आई होप आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। तैत्तिरीय उपनिषद किस उपनिषद, मतलब किस वेद से संबंध रखती है? तो ये सभी जानते हैं, ये कहाँ से है? कृष्ण यजुर्वेद से। कहाँ से? कृष्ण यजुर्वेद से। आपरितोषाद विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवद अपि शिक्षितानाम आत्मनि अप्रत्यम चेत है। यहाँ पर छंद पूछा गया है। तो अगर हमसे ये भी पूछा जाए कि ये कहा किसने है, ये सूक्ति कहा किसने है और कहाँ से पूछी गई है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो पहले मैं छंद बाद में बताऊंगी, पहले यही पता होना चाहिए। ये जो सूक्ति है या ये जो लाइन दी गई है, पंक्ति दी गई है, ये दी गई है हमारी अभिज्ञान शाकुंतलम से। कहाँ से? अभिज्ञान शाकुंतलम से। बोली किसने है? तो ये बोली है सूत्रधार ने। किसने? सूत्रधार। सूत्रधार ने ये
बोली है अभिजान शाकुंतलम में। और ये पहले ही अंक की सूक्ति है। जैसे ही हमारे अभिजान शाकुंतलम की शुरुआत होती है तो सबसे पहले यही होता है। अब बोला गया कि इसमें छंद कौन सा है, तो छंद को हम इस प्रकार से देखेंगे। आपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्य प्रयोग विज्ञानम। तो यहाँ पर हम अक्षर को गणना करते हैं। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो यहाँ पर हमारे 19 अक्षर है टोटल। कितने अक्षर हैं? 19। तो सही ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए? 19 को गिनते ही हमारा सही ऑप्शन हो जाना चाहिए शार्दुल विक्रीडितम। क्या हो जाना चाहिए? शार्दुल विक्रीडितम। और ये सरासर हमारा क्या है? गलत है। अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला था कि 19 अक्षर में शार्दुल विक्रीडित छंद है, तो ये गलत कैसे है? तो ये गलती मैंने भी की है और मेरे फ्रेंड्स ने भी यही गलती की थी, क्योंकि 2023 का ही एग्ज़ाम है और मैंने भी सेम यही एग्ज़ाम दिया था। तो मैं बताती हूँ। जैसे ही आपको 2 पंक्ति देखने को मिले किसी भी उसके अंदर, चाहे 2 हो या 3 हो, आपको सभी की सभी पंक्ति काउंट करनी है। मैंने यहाँ पर पहली पंक्ति में गिना कि इसमें इसके अंदर 19 लग रहे थे मुझे। इसके अंदर क्या लग रहे थे? 19। तो मैंने ये गिना और मैंने ये करते ही ये ठीक कर दिया और मैंने गोला भी भर दिया। उसके बाद में जब जैसे ही मैं एग्ज़ाम दे करके बाहर निकली, तो आप सभी जानते हैं हम अपने एक दूसरे से शेयर करते हैं कि मैंने यहाँ पर ये किया। तो मुझे पता चला कि यहाँ पर शार्दुल विक्रीडितम नहीं, आर्याछंद होगा। तो ये गलती मैंने की है और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, आपको नहीं करनी है। जितनी भी लाइन दी गई है अच्छे से आपको उन सभी लाइनों को गिनना है। फिर देखना है कि क्या सभी लाइन समान रूप से चल रही है या फिर कुछ और। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं जो हमारा आर्यछंद है, इसके अंदर किसकी गणना की जाती है? आर्यछंद हमारा एकमात्र छंद है जो मात्रिक छंद है। कैसा छंद है? मात्रिक। मात्रिक मीन्स कि इसमें वर्णों की गणना की जाती है, सॉरी, इसमें मात्राओं की गणना की जाती है। तो यहाँ पर हमारी मात्राओं की गणना होगी। और आर्यछंद में कितने अक्षर होते हैं तो वो किस प्रकार से, वो होगा हमारा 12 पहली लाइन में, 18 दूसरी में, 12 तीसरी में और 15 चौथी में। तो ये भी आपको याद रखना है। कल वाले एग्ज़ाम में सेम क्वेश्चन आया था, मैंने बताया भी था आपको। क्वेश्चन नंबर 95, कुमार संभवे मल्लिनाथस्य टीका का। कुमार संभव की जो मल्लिनाथ की टीका है, तो ये मैंने आपको टीका बता भी रखी है स्पेशल एक शॉर्ट वीडियो में, वो भी देख लीजिएगा। और यहाँ पर भी मैं बता देती हूँ किस पुस्तक की कौन सी टीका है। तो कुमार संभव की टीका इसीलिए मैंने आपको बताया था क्योंकि 2023 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। आप बोल तो देते हो कि मैम ये सिलेबस में नहीं है, तो ये आप हमें क्यों बता रहे हो। तो ये चले छोड़िए, ये तो आप सभी का कहना बनता ही है, आपको तो सिर्फ सिलेबस ही देखने को मिलता है, लेकिन मैंने एग्ज़ाम दे करके सब एक्सपीरियंस किया है। तो यहाँ पर कुमार संभव मल्लिनाथ की टीका जो है वो कौन सी है? हमारी संजीवनी टीका। कौन सी है? संजीवनी। संजीवनी टीका कालिदास जी ने 3 रचनाएं लिखी हैं जिनके ऊपर मल्लिनाथ की टीका है। कौन कौन सी है? मेघदूत, मेघदूत, दूसरी है रघुवंश और तीसरी है कुमार संभव। कुमार संभव। और इन तीनों ही रचनाओं पर क्या है? मेघदूत, रघुवंश और कुमार संभव, इन तीनों ही रचनाओं पर कौन सी टीका लिखी है मल्लिनाथ ने? तो संजीवनी टीका लिखी है। तो ये आप अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। कौन सी टीका लिखी है? संजीवनी टीका लिखी है। कालिदास ने 3 रचनाएं की थी। वैसे इनकी 7 रचनाएं हैं, लेकिन कालिदास की 3 रचनाओं पर ही मल्लिनाथ की टीका मिलती है और तीनों पर संजीवनी नाम की टीका मिलती है। ध्यान रखिएगा। ये मेघदूत, रघुवंश, कुमार संभव अच्छे से याद कर लिएगा। अब है कि रूप प्लस मतुप प्रत्यय पद कौन सा है? तो यहाँ पर हमारा जो रूप प्लस मतुप बनेगा वो क्या बन जाएगा? रूपवान बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रूपवान। अधोलिखितेषु पंडित पद्मशास्त्रिणः रचना नास्ति। अधोलिखितेषु
में मतलब इनमें से पंडित पद्म शास्त्री की, तो ये हमारी कहाँ से पूछी गई है, एनसीईआरटी से। तो यहाँ पर हमारी रचना कौन सी नहीं है, लेनिनामृतम, चाय शतकम, लोकतंत्र विजय, ये तीनों में देखने को इनकी रचनाएं मिलती है, लेकिन पद्मनी रचनाएं पद्म शास्त्री जी की नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, पद्म शास्त्री नाम से आप पद्मिनी देख करके टिक मत कर देना, पद्मिनी इनकी कोई रचना का नाम नहीं है। अधोलिखितेषु गमो ह्रस्वादचि गमुण नित्यम सूत्र अनुसारेण असमीचीनम विकल्पम चिन्वन्तु। तो यहाँ पर हमें असमुचित विकल्प चुनना है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा असमीचीनम विकल्प, तो ये हमारा ये बन जाएगा। और ये सनच्युत भवान अत्र गच्छन भुक्ते, तो यहाँ पर असमीचीन पूछा गया है, तो यही हमारा असमीचीन हो जाएगा। ये भी बनेगा, ये भी बनेगा। अब इसकी पहचान किस प्रकार से करेंगे हम, तो ये देखिए, आप थोड़ा सा पहचान करवा देती हूँ। अगर ऐसा सूत्र आए आपको और फिर उससे रिलेटेड ऐसे पूछे जाए, तो देखो इसके अंदर समस्त पद जो होगा ना, उसके अंदर सेम चीज़ें दो बार देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखो न दो बार है, यहाँ पर भी न दो बार है, इसका मतलब ये इसका एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी न दो बार है, यहाँ पर भी न दो बार है, और यहाँ पर भी न दो बार है, तो ये भी इसी का एग्जाम्पल है। लेकिन अगर हम यहाँ तीसरे को देखें, तो यहाँ पर एक दो बार है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही बार है, और यहाँ पर भी एक ही बार है, तो ये ही हमारा गलत दे दिया गया है। इसी प्रकार अगर चौथा देखें, तो यहाँ दो है, यहाँ दो है, यहाँ दो है, इट मीन्स कि ये भी ठीक है। तो यहाँ हमारा ये जो सूत्र है ना, ये बीच में क्या करता है, न ग और न, ये दो बार, मतलब इसकी पहचान कर लीजिएगा, जहाँ पर भी ये तीनों चीज़ें दो बार दिखे तो वो इस सूत्र से बना हुआ होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। देवास प्लस ई है अत्र संधि युक्तम पदम की, तो ये हमारा बन जाएगा देवा ई है। क्या बन जाएगा, देवा ई है। पठ प्लस णवुल, णवुल का आप सभी जानते हैं हमारा अक शेष रहता है। क्या शेष रहता है, अक शेष रहता है। किस सूत्र से, वो को अक आदेश हो जाता है, तो वो हमारा हो जाता है युवोर नाको सूत्र से। तो यहाँ पर पूछा गया पठ प्लस णवुल इत्यत्र केन सूत्रेण वृद्धि शात, तो यहाँ पर पाठक बन रहा है, तो किस सूत्र से हमारी वृद्धि हो रही है, तो वो हो जाएगी हमारी अत उपदाया। किससे, अत उपदाया। अत उपदाया सूत्र क्या करता है, जैसे हमारी पठ धातु है, यहाँ पर पठ धातु, तो यहाँ पर आप देखोगे कि पै का अगर हम इसका विग्रह करें, तो पै प्लस ए प्लस ठे, तो इस प्रकार से बनता है विच्छेद जब हम करते हैं। तो यहाँ पर उपदा में क्या है, ए, क्या है, ए, और इसी ए को क्या कर देता है, आ कर देता है। कौन कर देता है, अत उपदाया। तो ये ध्यान रखिएगा। यण स्थाने प्रयुज्यमानो यह इक सैशात, यण के स्थान में प्रयोग किए गए जो इक होता है, यण के स्थान में प्रयोग किया गया जो इक होता है, वो क्या कहलाता है, तो सभी जानते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये लगभग सभी को पता होगा। जब हम इक को क्या करते हैं, यण आदेश करते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, एको यणची से यण संधि हो जाती है। लेकिन अगर हम यण के स्थान पर इक करते हैं, मीन्स कि यण के, जैसे ये यण है और इस यण को वापस हम इक में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है संप्रसारण। क्या कहलाता है, संप्रसारण कहलाता है। तो ये ध्यान रखिएगा आप। जब विपरीत हो जाता है, जैसे हमेशा हम क्या करते हैं, यण संधि में इक को यण आदेश कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इक को यण। लेकिन जब इसके विपरीत होता है, अर्थात यण को इक आदेश हो जाता है ना, तो वो हमारा क्या हो जाता है, संप्रसारण। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। संपद अर्थ है, संपद अर्थ है इत्यत्र संधि अस्ति, तो यहाँ पर हमारा संधि जो है वो क्या हो जाएगी, तो वो हमारी संधि जो है वो हो जाएगी यहाँ पर
पूर्व सवर्ण संधि। क्या हो जाएगी? पूर्व सवर्ण संधि। शिव केशवौ इत्यत्र शिवः शब्दस्य पूर्व प्रयोगेन केन सूत्रेण स्यात्। तो ये मैंने जब आपको द्वंद्व समास करवाया था तो उसमें अच्छे से बताया है आपको। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर आप जा कर के दोबारा द्वंद्व समास की क्लास देखिए। तो शिव केशव इत्यत्र शिवः शब्दस्य पूर्व प्रयोग है केन सूत्रेण स्यात्। तो ये हमारा किस सूत्र से हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा अल्पाचतरम। किससे? अल्पाचतरम। अल्पाचतरम क्या क्या मतलब है? कि जिसमें कम अच हो। अच मीन्स की स्वर। जिस शब्द में कम स्वर होगा उसका पहले प्रयोग किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं शिव और केशव शब्द में किसके अंदर कम स्वर है? तो वो हमारा शिव के अंदर। इसलिए शिव को पहले रख दिया गया और केशव को बाद में रखा गया है। और किस सूत्र से हुआ है वो? अल्पाचतरम सूत्र से। मति शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति एक वचने रूपम स्यात्। तो यहाँ पर एक वचन इसका रूप क्या बन जाएगा? मति मति मत्यः मति 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 मत्या मतिभ्यः मतिभिः मत्ते। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? 4। ये वैकल्पिक रूप भी बनता है और वैकल्पिक में इसका क्या बन जाता है? मत्ये। ये वैकल्पिक बन जाता है। तो वैकल्पिक रूप भी हमसे पूछा जा सकता है, इसलिए अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मत। ये शिवो अर्चय है अत्र संधि विच्छेदम अस्ति। यहाँ पर संधि विच्छेद है वो क्या होगी? तो ये हो जाएगी हमारी शिवस प्लस अर्चय है। क्या हो जाएगी? शिवस प्लस अर्चय। अब आप देख सकते हैं बहुत से विद्यार्थी थे जब हम एग्ज़ाम दे करके निकले तो मैंने इसको यही किया था ठीक, शिवस प्लस अर्चय। लेकिन बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे जो बोल रहे थे कि विसर्ग का ही स बनता है, इसलिए यहाँ पर स सही नहीं होगा, शिव है प्लस अर्चय होगा। तो ये आप चाहे रट लीजिए या कुछ मर्जी कीजिए, शिवो अर्चय के अंदर शिवस प्लस अर्चय इसका विच्छेद होगा, शिव है प्लस अर्चय नहीं होगा। विसर्ग को स नहीं किया गया है, यहाँ पर स को ओ किया गया है। स्रग्द्रा छंदसः आदौ गणः भवति। स्रग्द्रा छंद का आदि गण क्या होता है? तो आपने सुना होगा मृब्बनैर्याणाम त्रिमुनियति युताम स्रग्द्रा कीर्तितेयम। तो मृब्बनई से सबसे पहले जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मृब्बनई से मगन। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार से भी छंद से प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको चिंता नहीं करनी है। जिन्होंने मुझसे छंद पढ़ रखे हैं और नहीं पढ़े हैं तो जा कर के पढ़ लीजिए। 1 घंटे की भी क्लास नहीं होगी, दोनों तीनों मिला करके, और आपका छंद का कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको ठीक हो जाएगा, क्योंकि एस्टेट के एग्ज़ाम में ज़्यादातर व्याकरण ही देखने को मिलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 107। ज्योतिष आधृतम वेद रचना काल मतम कश्य आसीत। तो ये ज्योतिष के आधार पर किसने किया था? तो ये हमारे किया था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने ज्योतिष के आधार पर वेदों का काल विभाजन किया था। छात्रेषु रामः श्रेष्ठः इत्यस्य वैकल्पिक रूपम स्यात्। छात्रेषु रामः श्रेष्ठ है, उसका वैकल्पिक क्या बनेगा? तो ये बनेगा हमारा छात्राणाम रामः श्रेष्ठ है। ऑप्शन नंबर 2 क्यों सही होगा? क्योंकि निर्धारण अर्थ में षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। दोनों ही क्या होती है? सही होती है। निर्धारण मीन्स कि बहुत सारों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताना या छांटना। जैसे मैं बोला कि कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, तो कवियों में विभक्ति हम षष्ठी भी लगा सकते हैं और सप्तमी भी लगा सकते हैं। षष्ठी लगाएंगे तो क्या बनेगा? कविनम। क्या बनेगा? कविनम। और सप्तमी लगाएंगे तो कविषु। क्या बनेगा? कविषु। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं, क्योंकि कवि भी बहुत सारे हैं, कवि भी यहाँ पर भी ये बहुत सारे, इसलिए बहुवचन में, क्योंकि छात्र सिर्फ एक नहीं है, बहुत सारे हैं, लेकिन राम तो एक ही है, तो यहाँ पर राम एक ही आएगा, लेकिन छात्र बहुत सारे, इसलिए छात्र बहुवचन में आया है। तो यहाँ पर हम षष्ठी और सप्तमी कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा।
हो सकता है कि इस एग्ज़ाम में आपको ऐसे देखने को मिला हो, आगे एग्ज़ाम में आपको ये दे दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 109, तव्य दृष्टे कुरंग आक्षया संसृते मदन व्यथा दृष्टानुदय भाजिंदो गलानि कुमुद संहते इत्यस्मिन् पदे को अलंकार है। तो यहाँ पर हमसे अलंकार पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 109 का जो अलंकार है वो हमारा क्या हो जाएगा, दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। प्रीक्रयणे संप्रदानम अन्यतरस्याम इति सूत्रेण अन्यतरस्याम का संज्ञा भवति। अन्यतरस्याम की क्या संज्ञा होती है, तो ये हमारी सही हो जाएगी प्रीक्रयणे संप्रदानम। संप्रदान से तो हमारी चतुर्थी हो ही रही है, अन्यतरस्याम से यहाँ पर हमारी संज्ञा हो जाएगी करण संज्ञा। करण संज्ञा मीन्स तृतीया विभक्ति। तो इस प्रकार के प्रश्न भी जब मैंने आपको कारक करवाए थे तो मैंने अच्छे से बताए हैं कि यहाँ पर अन्यत्र श्याम का अर्थ क्या है, चय का अर्थ क्या है, इसीलिए मैंने बताया था क्योंकि मुझे पता है एग्ज़ाम का लेवल कैसा होता है। जगति जात्यांतर्गते कह छंद अस्ति, तो यहाँ पर ये आपके लिए समझने के लायक है क्योंकि बहुत से विद्यार्थी हैं जो नए होंगे जिनको ये नहीं पता कि ये कैसे पूछा जाता है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि ये हमें सोल्व कैसे करना है। तो मुझे ये समझ भी नहीं आया कि जगती के अंतर्गत कौन सा छंद आएगा, ऐसा कैसे हो सकता है। जगती हमारा एक वैदिक छंद है, ये सब हमारे एक लौकिक छंद है, तो ऐसा कैसे कर सकते हैं हम। तो मैं बताती हूँ ये कैसे किया जाता है। ये किया जाता है जैसे जगती छंद है हमारा, तो मैं अगर लिखूँ तो ग उ ए ब प त्री और जय। इट मीन्स कि हमारा 24, 28, 32, 34, 36, 40, 44 और 48। इट मीन्स कि हमारे जगती छंद के अंदर 48 अक्षर हैं। कितने हैं? 48 अक्षर है। किस में है? जगती में। अब हमें क्या करना है, हमें लौकिक छंद में ये देखना है कि किस में 48 अक्षर आते हैं। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं वसंत तिलका के अंदर कितने हैं? वसंत तिलका में 14 × 4 = 56। तो ये तो हमारा नहीं होगा। इंद्र वज्रा में हमारे आते हैं 11 × 4 = 44। तो ये भी हमारा क्या है? नहीं होगा। मालिनी के अंदर 15 है, 15 × 4 = 60। तो ये भी हमारा नहीं होगा। मालिनी भी नहीं होगा, इंद्र वज्रा भी नहीं होगा, वसंत तिलका भी नहीं होगा। ये तीनों हमने कट कर दिए हैं, ये तीनों नहीं होंगे। अब है कि द्रुत विलंबित, तो द्रुत विलंबित में हमारे 12 अक्षर होते हैं और 12 × 4 करें तो कितने बन जाएंगे? 48। कितने बन जाएंगे? 48। और जगती में भी हमारे कितने बन रहे थे? 48। तो ये क्वेश्चन आपको जब हमारा 2023 का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें टीजीटी और पीजीटी दोनों में ही देखने के लिए मिला था। चूँकि टीजीटी का पहले दिन हुआ था तो उसमें मेरा ये सही नहीं हुआ, लेकिन पीजीटी में मैंने ये मतलब जैसे ही रात हुई मैंने ये दिमाग लगा करके सोच लिया कि ये बन कैसे रहा था, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम इतना दिमाग नहीं लगता है जब पहली बार आप किसी क्वेश्चन को देखते हो तो। लेकिन आप जो विद्यार्थी मुझसे पढ़ कर के गया है उनको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा कि आपने पहली बार देखा है, अगर आपने सच्चे दिल से पढ़ाई की होगी तो चलिए आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, द्रुत विलंबित। इसी प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलता है। जो दूसरा आया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, चिंता नहीं करनी है। फिर आता है हमारा मातुः निलीयते कृष्ण है इत्यत्र रेखांकित पदे केन सूत्रेण विभक्तिशात्। तो यहाँ पर हमारा हो जाता है अंतर्धौ येन अदर्शनम इच्छति, अर्थात जो कृष्ण है वो माता से छिपता है, तो जिससे छिप रहा है, जिसको दिखाई देना नहीं चाहता, उसमें क्या हो जाती है? पंचमी विभक्ति। तो यहाँ पर
माता से कृष्ण छिपरा, इसलिए माता शब्द में पंचमी आ गई है। किस सूत्र से आई है? तो वो आई है हमारे अंतर्धौ येन अदर्शनम इच्छति। किस से आई है? अंतर्धौ येन अदर्शनम इच्छति, इससे आई है। और इसका ये भी हो सकता है वारणार्थानाम ईप्सितम, लेकिन सही हमारा यही होगा, जिसको दिखाई देना नहीं चाहता तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 ही सही होगा। आंसर की में आपको यहाँ पर ग्रेस मार्क दिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि इन्होंने कुछ पहले और ही माना था। क्वेश्चन नंबर 113, तस्मात् ऋकारात् अत्र संधि युक्तम पदम अस्ति। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं तोरली एक सूत्र आता है। क्या आता है? तोरली। ये सूत्र क्या कहता है कि तवर्ग के बाद, तवर्ग में कौन कौन से आते हैं? तय, थे, ध, न। तो तवर्ग के बाद अगर लय हो तो वो क्या बन जाता है? तवर्ग भी लय में ही बदल जाता है, ये सूत्र कहता है। अब यहाँ पर देखोगे आप, तवर्ग भी है और री भी है, मतलब लय भी है। तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा? ये हमारा सही हो जाएगा, तस्मात् लृकारात्। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। सॉरी, हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 113 का ऑप्शन नंबर 4, तस्मात् लृकारात्। तो यहाँ पर लय क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर उस सूत्र का प्रयोग ही नहीं हुआ है, तोरली का। क्योंकि आप सभी देख सकते हैं वहाँ पर लय आता है, जैसे मैंने बोला तव धन लकार, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लय आता है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो लृ आ गया, इसलिए यहाँ पर तोरली सूत्र का प्रयोग न होकर के तय को क्या हो गया? दय हो गया है। सेव धातु हो लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचने किम रूपम सात। तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा उत्तम पुरुष का एक वचन क्या बन जाएगा हमारा? सेवई, सेवा वही, सेवा में ही। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 2 सही। अजबीर अव्यवहिता हल है स्यु। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? अजबीर अव्यवहिता हल है संयोग संज्ञा स्यु। क्या हो जाएगा? संयोग संज्ञा हो जाएगा। अच्छे से मैंने आपको संज्ञा सूत्र करवा रखे हैं, देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना रखी है पूरी व्याकरण की। अधोलिखितेषु असमीचीनम विकल्पम चिन्वन्तु। तो यहाँ पर सभी का असमीचीन विकल्प हमें बताना है। तो वर्गों का पहला, तीसरा, पांचवा यणश्च अल्प प्राणः। वर्गों का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर, पांचवा अक्षर और यण अल्प प्राण होते हैं, ठीक है। खरो विवारा संवाश संवारा अघोषाश्च। विवार, संवार, अघोष। यहाँ पर 116 का हमारा क्या हो जाएगा? विवार, सवास, अघोष, ऐसा होना चाहिए था। यहाँ पर संवार न होकर के क्या होना चाहिए था? सवास। और ये छोटी छोटी चीज़ें ही हमें क्या करती है? कंफ्यूज करती है। और संवार नाद घोष, ये बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। वर्गों का दूसरा और चौथा और शल महाप्राण होते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन ठीक क्या नहीं है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि यहाँ पर विवार तो ठीक है, अघोष भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर सवास होना चाहिए था, इसलिए यही हमारा क्या है? असमीचीन है। बाकी सब हमारे ठीक है। पुनः देखो, कल भी सेम क्वेश्चन आया था, आज भी सेम क्वेश्चन है। पुनः रमते का क्या बनता है हमारा? विक्रय। उसमें हमसे पूछा गया था पुनर् प्लस रमते का समस्त पद, यहाँ पर ये। और ये एग्जाम्पल हर बार एग्जामिनर देखता ही देता है। आज से पहले जितने भी PYQ किए उसमें 5 से 6 PYQ के अंदर ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला है। अधोलिखितेषु दीर्घ संधिर उदाहरणम अस्ति। तो यहाँ पर दीर्घ संधि का उदाहरण क्या हो जाएगा हमारा? तो ये हो जाएगा हमारा 10 प्लस ऋण है, दशार्ण है, ऋण प्लस अर्णम, ऋणार्णम। तो यहाँ पर दीर्घ संधि का उदाहरण हमारा यही हो जाना चाहिए। क्या हो जाएगा? भू प्लस ऊर्ध्वम, भूर्ध्वम, क्योंकि यहाँ पर ऊ की मात्रा हो चुकी है दीर्घ, तो सही ऑप्शन हो जाएगा 3।
पद संज्ञायाः प्रयोजनं वर्तते। पद संज्ञा का प्रयोग क्या होता है? तो वो हमारा होता है वाक्य प्रयोग। पद संज्ञा का क्या प्रयोग होता है? वाक्य में प्रयोग। धान्येन अर्थ है इति धान्यार्थ है कि अत्र समास विधायकम सूत्रम अस्ति। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन। क्या हो जाएगा? तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन। इसका एक और एग्जाम्पल भी होता है जो है संकुलया खंड है। क्या है? संकुलया खंड है। प्रतिकूलताम उपगते ही विदौ विफलत्वम एति बहुसाधनता अवलंबनाय दिन भर्तुर्भून प्रतिष्यत है कर सहस्रम अपि। यहाँ पर अलंकार कौन सा है? तो यहाँ पर हमारा जो 121 का है वो अलंकार हो जाएगा। 121 में यहाँ पर प्रतिकूलताम उपगते ही विदौ, यहाँ पर विदौ शब्द देख करके आप पहचान सकते हैं कि यहाँ पर हमारा श्लेष अलंकार है, क्योंकि विदौ शब्द के दो अर्थ बनते हैं। तो ये आप देख लीजिएगा। नवदा अथर्वणो वेदः कस्य उक्तिरियम्। तो ये हमारे किसकी उक्ति है? तो ये है किसकी? महाभाष्य की। जो अथर्व वेद है, अथर्वणो वेद है, अर्थात अथर्व वेद है, वो कितने प्रकार का है? 9 प्रकार का। ये किसने कहा है? पतंजलिकार महाभाष्य ने, सॉरी महाभाष्यकार पतंजलि ने। 123 प्रजन्यो जपम मनु प्रावर्सत अत्र द्वितीया केन सूत्रेण। तो यहाँ पर किस सूत्र से हुई है द्वितीया? तो ये हो जाएगा हमारा कर्म प्रवचनीय युक्ति। कर्म प्रवचनीय युक्ति ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। सर्पीश है ज्ञानम अत्र षष्ठी केन सूत्रम। तो ये हमारा हो जाएगा षष्ठी शेषे। कौन सा हो जाएगा? षष्ठी शेषे। नहीं। सर्पीश है ज्ञानम, यहाँ पर षष्ठी किस सूत्र से हुई है? तो ये हमारी हुई है ज्ञो अविद अर्थस्य करणे, इस सूत्र से हुई है। रामायणे महेश्वर तीर्थ लिखिता टीका का। महेश्वर तीर्थ ने रामायण दीपिका टीका लिखी है। कौन सी टीका लिखी है? रामायण तत्व दीपिका टीका। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। गुरुः छात्रेण सह विद्यालयम गच्छति। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? कर्म वाच्य रूप करना है तो सबसे पहले तो हमें गुरु का तृतीया बनाना पड़ेगा, तो ये तो नहीं होगा। तो यहाँ पर बाकी तीनों ठीक है। उसके बाद है छात्रेण जो है उसके अंदर हमारा क्या आ जाएगा? उसमें हमारी तृतीया ही रहेगी, तो यहाँ पर तृतीया नहीं है। इट मीन्स पहला भी सही नहीं होगा। फिर है तीसरा और चौथा, तो उसमें हमारा जो विद्यालयम है, जो कर्म होता है उसमें कौन सी विभक्ति आ जाती है? हमारी कर्ता में, सॉरी कर्म में प्रथमा विभक्ति लगती है और आत्मने पद में ये चलती है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। उगित अंतात प्रातिपदिकात स्त्रियाम किम प्रत्ययात। तो उगित अंतात यहाँ पर जो प्रातिपदिका उसमें हमारा जो प्रत्यय होगा वो कौन सा होगा? तो वो हमारा हो जाएगा गीप प्रत्यय। कौन सा? गीप प्रत्यय। वक्तुम इत्यत्र प्रकृति प्रत्युस्त है। वक्तुम में क्या सही हो जाएगा? तो ये हमारे 2 ऑप्शन सही होंगे। यहाँ पर कौन कौन से सही होंगे? 128 का ऑप्शन नंबर 1 वच प्लस तुमुन भी ठीक है, और दूसरा जो है ब्रू प्लस तुमुन भी ठीक है। तो ये दोनों ठीक है, लेकिन वद प्लस तुमुन वक्तुम मत कर देना, ना ही कथ प्लस तुमुन होता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है। ये पूछा जाता है वृत्त्यर्थ अवबोधकम वाक्यम डैश। तो ये हमारा क्या है? विग्रह है। रट लीजिए, कुछ मर्जी करजिए, बस आपको याद होना चाहिए। वृत्त्यार्थावबोधकम वाक्यम विग्रह स्यात्। क्या होता है? विग्रह। ये विग्रह का लक्षण है, तो ये याद कर लेना आप अच्छे से, पूछा जाता है एग्जाम में।
पंचानाम कुमारीणाम समाहार है इत्यत्र समस्त पद क्या होगा, तो ये हमारा हो जाएगा पंचकुमारी। क्या हो जाएगा? पंचकुमारी। सही कौन सा होगा, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ये नहीं होगा, ना ही ये होगा, ना ही ये होगा। सुप प्रत्यय संदर्भ असमीचीनम विकल्पम चिन्वन्तु। तो यहाँ पर असमीचीन बताना है हमें। तो सु औ जस अम औट सस टाभ्याम भीस घेभ्याम भ्यस घस भ्याम भ्यस घस ओ साम गी ओ सुप। तो यहाँ पर गी ओ सुप तो हमारा सप्तमी में है, ठीक है। सु औ जस प्रथमा में है, ठीक है। टाभ्याम भीस अम औट सस सुअजस अमोटसस टाभ्याम भीस, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। 131 का 3 ये भी ठीक है। यहाँ पर भैंस न आकर के क्या आता, भीस आएगा। क्या आएगा? भीस। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा गलत हो जाएगा। अधोलिखितेषु समीप अर्थे अव्ययीभावः समास है नास्ति। तो यहाँ पर अव्ययीभाव समास कौन से में नहीं होगा? कृष्णस्य समीपम इति उपकृष्णम। तो यहाँ पर होगा कि नहीं होगा, चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर 1। फिर है नद्या समीपम इति अनुनदी, अक्षणः समीपम इति समक्षम, मालायम इति अधिमालम। तो यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, क्योंकि हमसे नास्ति पूछा गया है। तो नास्ति हमारा हो जाएगा मालायाम इति अधिमालम। क्या हो जाएगा? मालायाम इति अधिमालम। इसके अंदर हमारा अव्ययीभाव समास नहीं है, बाकी सभी में हमारा क्या है? अव्ययीभाव समास है। पच धातोः लीट लकारे मध्यम पुरुष एक वचने किम रूपम स्यात्। तो वो हमारा बनेगा पक्ष्यसी। क्या बनेगा? पक्ष्यसी। 133 का हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। लभ्यम इत्यत्र यत् प्रत्यय, ये हर बार एग्जाम में आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर लभ्यम सूत्र में ये जो लभ्य है, मैंने कल भी बताया था। तो ये किससे सिद्ध हो रहा है? तो ये हो रहा है हमारा पोर्दुपदात। किससे हो रहा है? पोर्दुपदात। क्योंकि लब प्लस यत होता है। क्या होता है? लब प्लस यत। तो ये क्या कहता है कि उपधा में ए होना चाहिए और पै वर्ग अंत में होना चाहिए। तो पै वर्ग हमारा ये भय जो है ये पै वर्ग में ही आता है। तो इसलिए पोर्दुपदात से इस लभ्यम शब्द की सिद्धि होती है। प्रत्यय कौन सा होता है इसके अंदर? इसके अंदर प्रत्यय होता है यत प्रत्यय। एतिस्तु सास द्री व्री जुस से कौन सा प्रत्यय होता है? तो कैप होता है। अच्छे से मैंने आपको प्रत्यय की सीरीज में करवाया है। रमा प्लस आ इत्यत्र तृतीया विभक्ति एक वचनम सिद्धत्वे केन सूत्रेण आकार स्थाने एकार देशो भवति। तो यहाँ पर किस सूत्र से एकार आदेश हुआ है? तो ये हमारा 135 का क्या हुआ है? आंगी चाप है। इस सूत्र से आंगी चाप है। अधोलिखितेषु निरुक्त संदर्भे समीचीनम नास्ति। इनमें से निरुक्त के संदर्भ में ठीक नहीं है। तो वो कौन सा ठीक नहीं है? तो वो हो जाएगा हमारा नैगुंटुक कांड 2 और 3 अध्याय। तो यहाँ पर हमारा पहला अध्याय क्या कहलाएगा फिर? तो यहाँ पर हमारा जो 2 और 3 अध्याय है वो ठीक है, चलो मान लेते हैं। फिर है दूसरा नैगम कांड, चतुर्थ है 6 अध्याय पर्यंत, ये भी ठीक है। अच्छा, समीचीनम नास्ति यही पूछा गया, सही पूछा है, सही कर रही हूँ मैं। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और दैवत कांड सप्ततः द्वादश ये भी ठीक है। यहाँ पर नेगंटू के अंदर प्रिय विद्यार्थियों पहला भी काउंट होगा, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर इसको गलत नहीं माना गया। गलत किसको माना गया? निरुक्त द्वादश प्रभेदम दुर्गाचार्य। तो ये जो बात दुर्गाचार्य ने नहीं कही है, ये 136 का ऑप्शन नंबर 4 सही माना है एच स्टेट वालों ने। ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीत बाहु राजन्यकृत है उरु तद अस्य यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत है। ये कहाँ से है? तो ये हमारे हो जाएंगे 137 का पुरुष सूक्त से। कहाँ से? कि पुरुष सूक्त जो है उसके अंदर पुरुष का वर्णन किया गया है कि इसका जो मुख है वो क्या है? ब्राह्मण। और ऐसे डैश भी दिया जा सकता है, जैसे
ब्राह्मणों ब्राह्मणों अस्य डैश आसीत। तो ये हमें पता होना चाहिए ब्राह्मण क्या है, मुख है। या फिर ऐसे भी दिया जा सकता है कि मुख तो यहाँ पर सही लिख दिया, लेकिन यहाँ पर डैश दे दिया जाएगा कि डैश अश्य मुखम आसीत। तो ये हमें पता होना चाहिए। श्लोक अच्छे से ध्यान दे लीजिएगा। ब्राह्मण क्या कहा गया है, मुख। और जो क्षत्रिय है राजन्य, वो भुजाएं कही गई है। उरु जंगा कही गई है वैश्य को। और शूद्रों को क्या कहा गया है, पैर कहे गए हैं। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, ये पुरुष सूक्त में वर्णित है। जब मैं आपको सूक्त करवाऊंगी तो सब कुछ करवाऊंगी आपको, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, चिंता नहीं करनी है। अधोलिखितेषु महाभारतस्य वन पर्वाणि नास्ति। बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो सिर्फ और सिर्फ टीजीटी की तैयारी कर रहे होंगे, तो उनके लिए कुछ एक चीज़ें होती है जो 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं जो आपसे सोल्व नहीं हो पाते हैं। तो आपको ये चिंता नहीं करनी है कि मैम हमसे नहीं हो पा रहे हैं। क्यों नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि आपने वो पढ़े ही नहीं है, तो कैसे सॉल्व हो पाएंगे। वो पढ़ने हैं। जैसे अभी ये सूक्त वाला क्वेश्चन आया, तो ये सूक्त वाला टीजीटी में थोड़ी ना पूछेंगे, ये तो पीजीटी का सिलेबस है, इसलिए चिंता नहीं करनी है। महाभारत का वन पर्व में वर्णित नहीं है। कौन सा नहीं है, शकुंतला उपाख्यान जो पहला ही है, क्योंकि ये कहाँ पर है, आदि पर्व में है। कहाँ पर, आदि पर्व में। मैंने आपको पहले ही बताया था, अभिजान शाकुंतलम ऐसे अभिजान ऐसे आदि, और शकुंतला उपाख्यान से ही अभिजान शाकुंतलम वर्णित किया गया है। फिर है मत्स्य, राम और नल। ये तीनों के तीनों उपाख्यान जो है ये हमारा कहाँ है, और एक हमारा सीवी उपाख्यान आता है, सीवी ख्यान। ये भी आप थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। ये चारों ही हमारे किस में है, महाभारत के वन पर्व में है। ये देखो, मैंने बोला था एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये देख लीजिए, अंकों से रिलेटेड ऐसे प्रश्न आते हैं। मृच्छक कटिकस्य किस अंक में दुर्दिन वर्णन है, दुर्दिन का वर्णन है, तो हमारे 5वें अंक में। किस में, 5वें अंक में। 5वें अंक का नाम क्या है, दुर्दिन है। उपपद विभक्ति है, कारक विभक्ति बलीयसी इत्यस्य उदाहरणम अस्ति। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा नमस्कृति देवान, क्योंकि मैंने कल ही इसके बारे में आपके सामने जिक्र किया था। क्योंकि नमः होती है हमारी उपपद विभक्ति, और नमस्क्रो में होती है हमारी कारक विभक्ति, इसलिए हमारी जो कारक विभक्ति है वो बलवान है और सही मानी जाएगी। तो नमः नहीं माना गया था कल वाले में, तो यहाँ पर इसी के कारण ऐसा होता है। चर्मणि द्वीपीनम हंति इति उदाहरणम कस्य सूत्रस्य साथ। तो ये हमारा हो जाएगा निमित्तात कर्म योगे। क्या हो जाएगा, निमित्तात कर्म योगे, इसका ये उदाहरण है। पुरूर्वा उर्वशी संवाद सूक्त की संख्या कितनी है, तो ये है हमारी 10 का है यम यमी। क्या है, यम यमी। 108 का क्या है हमारा, तो ये है हमारा पुरूर्वा। क्या है, पुरूर्वा। 3:33 विश्वामित्र नदी संवाद है, विश्वामित्र नदी। 108 चौथा जो क्या होता है, चौथा संवाद सूक्त किससे रिलेटेड है। एक तो हो गया हमारा पूर्व उर्वशी जो हमारा 1095 है, ये तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही। 108 वाला कौन सा रह गया, यमी पूर्व विश्वामित्र। शर्मापणि, शर्मापणि याद आ गया, शर्मापणि संवाद सूक्त। शर्मा क्या है, इंद्र की कुतिया का नाम है, और पणि कौन है, राक्षस लोग। तो ये शर्मापणि संवाद सूक्त कितना है, 108। 1095 पुरूर्वा उर्वशी, 10 यम यमी, 3:33। पता है आपको याद कैसे रखना है, जैसे ही मेरे फ़ोन में ना बहुत बार देखती हूँ, जब भी देखती हूँ ना, मतलब बहुत बार चांस हुआ है ऐसा
मुझे देखने के लिए मिला है 3:33। और जैसे ही मैं 3:33 देखती हूँ मेरे दिमाग में आता है विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त। सच्ची है ये, मजाक नहीं है। क्योंकि मैंने जब नेट की तैयारी की थी तो मेरे नेट का इतना भूत सवार था अच्छे वाला, तो मेरे दिमाग में जब भी कोई संख्या आती तो ये तो इससे रिलेटेड है। और 3:33 का तो बहुत बार कोइंसिडेंस हो गया कि मैं जब भी फ़ोन में टाइम देखती हूँ तो मुझे जब टाइम होने वाला होता है ऐसा कुछ, तो मेरे साथ हमेशा यही होता है। ऐसा नहीं है कि मैं टाइम देख रही हूँ 10 बजे और तब मुझे 3:33 दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब 3 बजे या 3:30 बजे के आसपास जब मैं देखती हूँ फ़ोन को, तो बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मुझे 3:33 देखने को मिलता है। और 3:33 देखते ही मुझे याद आ जाता है विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त। तो ये तो मैं कभी भी नहीं भूल सकती। 10:108 है हमारा कौन सा सरमापणी, अभी मैंने बताया। और 10:10 है यम यमी। यम यमी का नाम सेम सा लग रहा है, दोनों भाई बहन हैं। तो यहाँ पर यम यमी से आप 10:10 याद रख सकते हैं, दोनों को समान संख्या दी गई है। 10:95 हमारी क्या है, पुरूर्वा उर्वशी। श्री प्लस तय इत्यत्र प्रत्यय तकारस्य नकारत्वम केन सूत्रेण स्यात्। तो ये किस सूत्र से तकार को नकार हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा रदाभ्याम निष्ठातो नह पूर्वस्य चैदह। इस सूत्र से नकार को नकार हो जाएगा। पठ धातु लुंग लकारे प्रथम पुरुष एक वचन किम रूपम स्यात्। पठ धातु का लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप बन जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा अपाठित। क्या बन जाएगा, अपाठित। रूपवद भार्य है इत्यत्र अलौकिक समास विग्रह अस्ति। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर रूपवती सु भार्या सु, ये हमारा सही हो जाएगा। परम प्लस रीत है अत्र संधि दृष्टिया सम्यक विकल्पम चिन्वन्तु। तो ये मैंने जब संधि करवाई थी तो ये मैंने क्वेश्चन आपको अच्छे से बताया था। तो यहाँ पर परमर्थ है शब्द में आदगुण सूत्र से गुण संधि हो जाती है। क्या हो जाती है, आदगुण से गुण संधि। परमार्थ है मत कर देना, जैसे हम सुखेन रीतः करते हैं तो सुखार्थ है बन जाता है, वृद्धि संधि हो जाती है। लेकिन आपको परमर्थ है में आदगुण ही रखना है, आदगुण मीन्स गुण संधि ही रखनी है। ये मैंने आपको गुण संधि के चैप्टर में अच्छे से बताया है। आत्मन चतुर्थी विभक्त्या रूपमस्ति। तो यहाँ पर हमारा आत्मा का क्या बनता है, आत्मन आत्मानव आत्मान है, आत्मानम आत्मनव आत्मन है, आत्मना आत्मनभ्याम आत्मनभि आत्मने आत्मभ्याम आत्मन आत्मभ्य। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही, आत्मने आत्मभ्याम आत्मभ्य। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और यहाँ पर आप जीत रहे हैं 1 करोड़ का इनाम। और आप है ना, मुझे एक बात और, मैं आपको जैसे ये PYQ करवाती हूँ तो मैं आपको सामने दिखाई भी नहीं देती, तो आप थोड़ा सा बोरियत वगैरह फील करते हो क्या मेरी क्लास में, ये आप मुझे ज़रूर बताना। तो इससे क्या है कि मैं थोड़ा सा फिर आपके लिए हंसी मजाक बीच में करना शुरू कर दूँगी। अगर आप बोरियत फील कर रहे हो और अगर आप चाहते हो कि नहीं जी बस आप कंटेंट दीजिए, सिर्फ आप काम की बातें कीजिए, हमें फालतू की बातें नहीं चाहिए, तो ये भी बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप थोड़ा सा ना बोलने का जो तरीका है ना वो अच्छे से रखा करो। जैसे मैंने आपको एक क्लास में 2021 का PYQ था शायद, तो मैंने आपको बोला था कि अगर आपको 114 नंबर का वो क्वेश्चन था, परसों की थी शायद क्लास, मैंने बोला था कि अगर आपको ये 114 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैम जी हमें समझ में नहीं आया, आप हमें ये क्वेश्चन दोबारा समझा दीजिएगा। लेकिन विद्यार्थियों ने क्या किया, क्लास देखी और क्लास देखने के बाद नीचे कमेंट किया कि मैम समझ में नहीं आया। अब जो दूसरे विद्यार्थी होते हैं वो आकर के कमेंट देखते हैं और वो क्या सोचते हैं पता है, उनको ये नहीं पता कि मैम ने अंदर क्या पूछ रखा है,
कि कौन सा क्या समझ में नहीं आया, क्या पूछ रखा है। वो सिर्फ ये देखेंगे कि मैम ने पढ़ाया ही पूरा का पूरा जो वीडियो है वो बकवास होगा, विद्यार्थियों की कमेंट ही ऐसी आई हुई है कि उनको समझ में नहीं आया है। इसलिए आप थोड़ा सा है ना सेंसेबल तरीके से बोला कीजिए, मीन्स कि थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करके बोला कीजिए कि आपको बोलना क्या है। अगर आप उस दिन उस क्लास में ऐसे बोल देते कि मैम हमें 114 नंबर क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आप उसको दोबारा समझा दीजिएगा, तो थोड़ा अलग इफ़ेक्ट पड़ता। लेकिन बच्चे ने क्या कमेंट किया कि मैम हमें समझ में नहीं आया। तो इससे थोड़ा सा जो न्यू विद्यार्थी होते हैं, न्यू स्टूडेंट होते हैं, उन पर थोड़ा सा अलग इफ़ेक्ट पड़ता है। क्योंकि मुझे पता है विद्यार्थी होते हैं तो उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, ऐसी ऐसी जिज्ञासा होती है कि वो अगर कोई नए टीचर को देखे तो वो ये सोचते हैं कि पहले हम इनकी कमेंट पढ़ते हैं कि ये पढ़ाते अच्छा भी है या नहीं है। इसलिए प्लीज़ आप थोड़ा सा कमेंट करो तो थोड़ा सा अच्छे मैनर में किया करो, जिससे जो दूसरा विद्यार्थी आ रहा है पढ़ने के लिए उसको किसी प्रकार की ऐसी दिक्कत ना हो कि वो ये सोच करके चला जाए कि मैम ने अच्छे से नहीं समझाया, इसीलिए बच्चों को नहीं समझ में आया। आई होप मैं आप सभी समझ पा रहे होंगे कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। मैंने यहाँ पर किसी के लिए पर्सनल कुछ नहीं बोला है, कहीं या फिर मुझसे कमेंट करके लड़ने के लिए मेरे साथ बैठ जाओ। मुझे किसी से कोई पर्सनली दुश्मनी कुछ नहीं है। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि थोड़ा सा आप बोलो तो अच्छे से बताया करो कि ये चीज़ हमें नहीं समझ में आई है। ये सभी के लिए है, किसी एक के लिए नहीं है, चाहे किसी ने कमेंट की थी या नहीं की थी। आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 148 विरूपाक्ष है। और है ना, आप कमेंट करके भी ज़रूर बताया करो, क्योंकि मैं ना आपका कमेंट देखती हूँ, इससे ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर आपकी कमेंट जो आप करते हो कि मैम आपने अच्छा करवाया, अच्छा समझाया, आपकी क्लास अच्छी है, तो इससे क्या है कि मुझे और मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा एनर्जी से मैं आपको क्लास करवाती हूँ। और अगर आप कमेंट नहीं करते तो मुझे लगता है कि यार मतलब व्यूज़ भी डाउन हो रहे हैं, क्योंकि एस्टेट का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो चुका है थोड़ा सा। लेकिन आप कमेंट में भी बताया करो कि क्लास कैसी लगी, इससे मुझे और मोटिवेशन मिलता है और फिर मैं कल वाली क्लास को उससे भी ज़्यादा एनर्जी से लेकर के आती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, फिर से वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करते। क्वेश्चन नंबर 148 विरूपाक्ष है इत्यत्र समास विग्रह स्यात्। विरूपाक्ष में यहाँ पर समास का विग्रह क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 148 विरूपाणी अक्षिणी यस्य सह। क्या हो जाएगा, विरूपाणी अक्षिणी यस्य सह और विरूपे अक्षिणी यस्य सह। तो ये दोनों ही हमारे क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर 2 और 4, क्योंकि आंसर की ने ये ही बोला है फाइनल में। उच्चारण स्थान दृष्टिया सम्यक विकल्प चुनुत है। तो यहाँ पर सम्य चुनना है अभी। अकुह विसर्जनिया नाम कंठ है, गलत है। क्यों गलत है, अब आप बोलोगे कि मैम या तो अकुह ही है, तो ये देखो रह दे रखा है, तो छोटी छोटी भी वो मिस्टेक कर देते हैं। ओदौ तौ कंठ तालु, ओदौ ओदौ तौ कंठ तालु, वकारस्य दंतोष्टम नहीं होगा, पहला भी गलत है। ऋतु लसानाम, ऋतु लसानाम दंता, तो यहाँ पर हमारा जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऋतु लसानाम दंता। ये भी हमारा क्या है, गलत है। ओदौ तो कंठ तालु, ओदौ तो नहीं होता, यहाँ पर कुछ और होगा। ये देखो ओदौ तो हमारा जो है ये कंठ तालु नहीं होता, ये क्या होता है, ये कंठोष्ठ होता है, इसीलिए ये गलत है। कंठोष्ठ होता है ये, कंठ तालु नहीं होता, इसलिए ये गलत है। ऋतु लसानाम दंता, ये बिल्कुल सही है। रमा प्लस घी इति अवस्थायाम घेराम नद्यानादिभ्य, क्या है, घेराम नद्यामनिभ्य इति सूत्रेण गे स्थाने किम साथ। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 150 आम। क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं
गी ओसुप गस ओस आम, गी ओसुप। तो ये सप्तमी का एक वचन है गी, और गी का आप सभी जानते हैं रमायाम बनाते हैं, रमायाम सप्तमी का एक वचन। तो यहाँ पर आम आदेश हो रहा है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, क्योंकि सूट का आगम नहीं होता। और भैंस जो है वो किस में होता है, भैंस होता है हमारा चतुर्थी और पंचमी में, अप भी नहीं होगा, तो यहाँ हमारा आम ही होगा। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। कमेंट में ज़रूर ज़रूर बताइएगा क्लास कैसी लगी, शेयर करना मत भूलिएगा। बने रहे हमारे साथ इसी प्रकार से इसी चैनल पर, और अपनी अच्छे से तैयारी कीजिए। धन्यवाद।